नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज़ पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी ईपीएफओ के एग्ज़ाम जो लगा हुआ है 2 जुलाई को, उसके एग्ज़ाम से रिलेटेड एक टॉपिक हमारा रह गया है। क्या टॉपिक रह गया? इंश्योरेंस रह गया। तो इंश्योरेंस को आज हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने कंप्लीट लगभग काफ़ी टॉपिक पूरे कर दिए हैं, जिसको अगर हम देखा जाए सिलेबस के अकॉर्डिंग तो 70% सिलेबस लगभग आपका तैयार करवा दिया गया है। 70% सिलेबस आपका तैयार करवा दिया गया है। तो बचा हुआ सिलेबस आपको जो कुछ आपको भी तैयारी करनी होगी, साथ ही साथ में 70% मेरे द्वारा तैयार करा दिया गया है। इनके नोट्स भी आपको हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। 7905407400 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। तो लगभग 70% सिलेबस कवर कराने के बाद में जो हमारा एक टॉपिक रह गया इंश्योरेंस, आज हम इसको भी कवर कराते हैं। और कल एक टॉपिक कल के बारे में एक टॉपिक और रह गया है, तो कल हम कंप्यूटर को कवर करेंगे। कंप्यूटर में हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे 30 के अप्रॉक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। और साथ ही साथ में 180 के समथिंग हम क्वेश्चन देखेंगे, 180 या 170 प्लस क्वेश्चन कह सकते हैं आप। हम नॉर्मल क्वेश्चन देखेंगे और कुछ डिटेल्स में डिटेल जाने का एक्सप्लेनेशन समझेंगे। और साथ ही साथ में कुछ और भी चीज़ों के बारे में सीखेंगे कि आखिर कंप्यूटर के जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है, एमएस ऑफिस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है और इंटरनेट या साइबर सिक्योरिटी के बारे में, इनके बारे में सीखेंगे। क्योंकि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यहीं से आते हैं। कहाँ कहाँ से कंप्यूटर में क्वेश्चन आते हैं, आगे की डिटेल जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जैसे ही ये वीडियो आएगा तुरंत आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। और ज़्यादा अधिक जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, बाथम आकाश। हमारा जो इंस्टाग्राम आईडी है वो है बाथम आकाश _6 ये हमारी आईडी है। तो इस पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ से आप हमें फॉलो करके आप कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल में आज हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है आज का इंश्योरेंस टॉपिक है। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था, पॉपुलेशन का वीडियो बनाया था, तो पॉपुलेशन के वीडियो में हमने बताया था कि इंश्योरेंस हम वहाँ पर कवर करने वाले हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से, जो मैंने पहले ही बता रखा था कि कुछ हेल्थ इश्यू हो गया था, तो इस वजह से इंश्योरेंस का टॉपिक वहाँ पर कवर नहीं कराया है। तो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है इंश्योरेंस रहने वाला है। तो इंश्योरेंस देखिए कहते किसे हैं, तो दो पक्षों के बीच जोखिम स्थानांतरण के लिए किया गया समझौता। अब इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई एक पक्ष ए है, एक पक्ष बी है, मतलब ये दो साइड हैं, इनके बीच में जोखिम हस्तांतरण का कोई समझौता किया जाए। मतलब क्या किया जाए, बी एक मान लीजिए कोई भी कंपनी है और कंपनी कह रही है कि आप क्या करिए, जो कंपनी बी है वो पर्सन ए से कह रही है कि आप एक काम करिए, हमें कुछ रुपए दीजिए और हम आपको आगे आने वाली समस्याओं के लिए, आपके अगर जो भी समस्याएं होंगी तो उनके लिए हम आपको कुछ एक्स्ट्रा रुपए देंगे, तो आप अभी से में जमा करिए। मतलब क्या है, ये जोखिम हस्तांतरण कर रहे हैं, जोखिम को एक दूसरे के प्रति वो कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये रुपए यहाँ पर दे रहे हैं, कंपनी इनको एक उस चीज़ का वो दे रही है, लाभ दे रही है कि अगर बाद में आपको कहीं समस्या आ रही है जीवन में तो हम आपका समाधान करेंगे, हम आपको रुपए देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रुपए देंगे। तो ये एक तरीका क्या हो गया, जोखिम स्थानांतरण हो गया, जोखिम का ट्रांसफर कर रहे हैं एक दूसरे के प्रति। तो यही चीज़ बताया होता है क्या, इंश्योरेंस होता है। अब देखिए मैंने एग्जाम्पल में बताया, कोई ये पर्सन है और ये एक LIC कंपनी है, एक बीमा करता है। तो जो पर्सन है उसे हम क्या कहते हैं, बीमित कहते हैं। ये याद रखिए, टर्म याद रखिएगा, क्योंकि टर्म का ही सबसे ज़्यादा बड़ा खेल है। अगर आप टर्म समझ गए तो आप आगे समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। या फिर आप इंश्योर्ड कह सकते हैं, बीमित कह सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है, मनी दे रहा है। मनी किसको दे रहा है, LIC कंपनी को दे रहा है। LIC कंपनी अब क्या कर रही है, LIC कंपनी मनी के तौर पे एक पॉलिसी दे रही है, एक बॉन्ड दे रही है। और वह बॉन्ड किसको दे रही है, इस पीपल को दे रही है, इंश्योर्ड को दे रही है, बीमित को दे रही है। और LIC कंपनी क्या होती है, बीमाकर्ता हो गई, क्योंकि ये बीमित हो गया ये पर्सन। तो कंपनी कौन होगी, बीमाकर्ता, यानी इंश्योरर हो गया, और ये इंश्योर्ड हो गया। अब बीमाकर्ता क्या होता है, जो जोखिम वहन कर रहा है। बीमाकर्ता वही होता है जो जोखिम वहन कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि जोखिम कैसे वहन कर रहा है। आप मान लीजिए आपने कोई एक बीमा कराया LIC कंपनी में, तो आपने कुछ बीमा कराया है, मान लीजिए हेल्थ इश्यू कराया है अपनी दादी का या फिर किसी का भी, मतलब कोई बड़े बुजुर्ग का हेल्थ इश्यू कराया, हेल्थ बीमा कराया है, हेल्थ इंश्योरेंस कराया है। तो उस हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होगा कि आपको कुछ ना कुछ रुपए देने होंगे। लेकिन जब वो जिसके नाम पर आपने बीमा कराया है, तो उस हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है कि इस हेल्थ इंश्योरेंस के द्वारा आप LIC कंपनी को रुपए दे रहे हैं। तो अगर बाद में बाई चांस कभी प्रॉब्लम आ रही है, लाइफ में कोई बीमार हो रहा है, तो उस हेल्थ इंश्योरेंस की वजह से LIC कंपनी मतलब
उसका पूरा इलाज कराएगी, पूरा बीमा मतलब जो भी पूरा खर्चा आएगा वो भी LIC कंपनी देगी, क्योंकि उसने बीमा करा कर रखा था, हेल्थ इंश्योरेंस करा के रखा था, स्वास्थ्य बीमा करा के रखा था, तो इसी वजह से अब LIC कंपनी पूरा देगी। तो इसमें जोखिम सबसे ज़्यादा किसको होता है? जोखिम होता है कंपनी को होता है, जोखिम सबसे ज़्यादा किस में होता है? कंपनी को होता है। तो इसीलिए क्या कहते हैं? बीमाकर्ता को क्या कहते हैं? जो जोखिम वहन कर रहा है, जो जोखिम वहन कर रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं? बीमाकर्ता कहते हैं। और जो जोखिम से बचने के लिए, जोखिम का समाधान पाने के लिए बीमा कर रहा है, वो क्या होता है? वो इंश्योर्ड होता है, बीमित होता है, बीमित कहलाता है, जो रुपए देता है कंपनी को। और बीमाकर्ता किसे कहते हैं? जो कंपनी होती है जो बीमा करती है उसे हम बीमाकर्ता कहते हैं। बीमित के बारे में, वह व्यक्ति जिसके लिए बीमा पॉलिसी की जाती है। बीमित किसे कहते हैं? वह व्यक्ति जिसके लिए बीमा पॉलिसी की जाती है। मान लीजिए आपका जो भी नाम है, आपके नाम से कोई एक बीमा किया गया है, तो आप क्या कहलाएंगे? उस बीमा जो उस पॉलिसी के क्या कहलाएंगे? बीमित कहलाएंगे। आपका नाम लिखा होगा, इंश्योर्ड में लिखा होगा कि इंश्योर्ड, आपका नाम लिखा होगा एकदम कायदे से अक्षरों में, अच्छे अक्षरों में लिखा होगा कि ये मिस्टर AB, मिस्टर जो भी होगा आपका नाम लिखा होगा, मिस्टर करके या फिर मिसेस करके कुछ भी हो सकता है, तो आपका यहाँ पर नाम लिखा होगा। तो इस तरीके से तो आप क्या है? बीमित हैं। तो बीमित ये कहलाते हैं। इसके बाद में अगर हम बीमा की बात करें तो बीमा का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? बीमा का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था इंग्लैंड से। इंग्लैंड से बीमा का सबसे पहले कॉन्सेप्ट आया था। अब बीमा भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो जीवन बीमा होता है, एक आम बीमा होता है। जीवन बीमा आपने सुना ही होगा कि जीवन बीमा कैसे कहते हैं? जैसे आप लोग हेल्थ इंश्योरेंस करा लेते हैं, अपना खुद का इंश्योरेंस करा लेते हैं, अपने खुद का इंश्योरेंस करा लेते हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस वगैरह कराए, तो ये सब क्या होते हैं? ये सब जीवन बीमा के अंतर्गत आते हैं। अब आप सोच रहे फिर जनरल इंश्योरेंस क्या होता है? आपने सुना होगा कि आपने अपने मोबाइल का बीमा कराया है, अपनी कार लिए, कार का बीमा कराया है कि बाई चांस कार में अगर बाई चांस कहीं एक्सीडेंट हो रहा है तो जो बीमा होगा, तो कार का एक्सीडेंट होगा, कार में जो भी खर्चा आएगा कार की रिपेयरिंग में उसको भी वो देगी, कंपनी देगी जिससे भी आपने बीमा कराया है, जिस कंपनी से बीमा कराया है। इसके बाद में अगर मान लीजिए किसी अगले पर्सन को नुकसान हुआ है, तो उस पार्टी को भी रुपए देने होते हैं, तो वो भी बीमा कंपनी ही रुपए देती है। तो ये सब क्या होता है? आम बीमा के अंतर्गत आता है। जैसे कार बीमा हो गया, घर का बीमा हो गया, ETC वगैरह, मतलब गैर जीवन से संबंधित नहीं है जो, वो कैसे हो जाएंगे? आम बीमा के अंतर्गत आ जाएंगे। 1818 में देखिए, हम जीवन बीमा की हिस्ट्री को चलते हैं, इतिहास देखते हैं इसका कहाँ से कैसे विकास हुआ। तो 1818 में सबसे पहले कलकत्ता में ओरिएंटल जीवन बीमा खोला गया। भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी खोली गई। कौन सी जीवन बीमा कंपनी खोली गई? ओरिएंटल जीवन बीमा कंपनी। कहाँ पर? कलकत्ता में। आपको याद करने में बहुत आसानी होगी कि कलकत्ता में सबसे पहले बहुत सी चीज़ें खोली गई थी। तो यहाँ पर आप ऑप्शन आ जाए तो यहीं पर करना होगा कि कलकत्ता में सबसे पहले ओरिएंटल जीवन बीमा कंपनी खोली गई थी। कब खोली गई थी? 1818 में, और यह भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी थी। इसके बाद में 1829 में सेकेंड बीमा कंपनी खोली गई थी। सेकेंड का क्या नाम था? मद्रास लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी। मद्रास लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी, ये सेकेंड बीमा कंपनी खोली गई थी। इसके बाद में 1870 में क्या होता है कि बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना होती है 1871 में, और यह प्रथम भारतीय बीमा कंपनी थी। पहली जीवन बीमा कंपनी थी, ये भारत की जीवन बीमा कंपनी थी क्योंकि अंग्रेजों द्वारा खोली गई थी। लेकिन अगर भारतीय पूछी जाए, भारतीयों द्वारा खोली गई थी, तो 1870 में बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी 1871 में खोली गई थी, और 1870 का एक्ट था, 1871 में खोली गई थी, और यह प्रथम भारतीय जीवन बीमा कंपनी थी। और इसी को ओरिएंटल में 1874 में, और एम्पायर ऑफ इंडिया 1897 में, ये सब खोले गए थे। ये क्या खोले? ओरिएंटल खोला गया था इसी एक्ट के तहत, जो ब्रिटिश बीमा अधिनियम है, इसी एक्ट के तहत 1874 में, ओरिएंटल 1874 में खोला गया, एम्पायर ऑफ इंडिया 1897 में खोली गई। इसके बाद में 1912 में देखिए क्या होता है। 1912 में कंपनी जीवन बीमा अधिनियम आता है, पारित किया गया, और इसमें प्रीमियम राशि की दर की सारणी दी गई है कि आप कितनी प्रीमियम राशि से बीमा स्टार्ट कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, उसका रेट क्या होगा, उसमें आपको बाद में क्या प्रॉफिट होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में दर दिया गया था, रेट दिया गया था। और समय समय पर बीमा कंपनियों की जाँच के लिए भी बताया गया था कि समय समय पर बीमा कंपनियों की जाँच होनी चाहिए, कहीं ये लोग घपलेबाजी तो नहीं कर रहे हैं। तो इस एक्ट में क्या आया था? 1912 में जो जीवन बीमा कंपनी अधिनियम एक्ट आया था, तो इसमें प्रीमियम राशि की दर की सारणी दी गई थी, टेबल दी गई थी कि क्या क्या प्रीमियम राशि की दर होनी चाहिए, और साथ ही साथ में जितनी भी बीमा कंपनियां हैं, तो इन सभी बीमा कंपनियों को समय समय पर जांच होनी चाहिए कि क्या ये लोग कैसे काम कर रहे हैं।
इस प्रकार 1928 में एक और अधिनियम पारित होता है और 1938 में इंश्योरेंस एक्ट बीमा अधिनियम आता है और यह बीमा पर अधिनियम पारित किया गया और इसमें जीवन बीमा और गैर जीवन बीमा पर क्या किया गया था, इसमें राज्यों को कठोर नियंत्रण लागू कर दिया गया था। इसमें जीवन बीमा में और गैर जीवन बीमा में दोनों पर ही क्या कर दिया गया था, राज्यों का कठोर नियंत्रण लागू कर दिया गया था। अब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से रेगुलेट करेगी, जो राज्यों का नियंत्रण कर दिया गया था, राज्यों का कठोर नियंत्रण लागू कर दिया गया था। इसके बाद में 1956 में एक अध्यादेश जारी किया जाता है और उस अध्यादेश के तहत बीमा का राष्ट्रीयकरण किया गया है। किस अध्यादेश के तहत? 1956 के अध्यादेश के तहत बीमा का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेशनलाइजेशन क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से किस अध्यादेश के तहत बीमा का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1956 के अध्यादेश के तहत, और 19 जनवरी 1956 को बीमा का राष्ट्रीयकरण किया गया था, नेशनलाइजेशन किया गया था। ये डेट भी पूछी जाती है कि किस दिनांक को बीमा का राष्ट्रीयकरण या बीमा का इंश्योरेंस का नेशनलाइजेशन किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था। 19 जनवरी 1956 को, 19 जनवरी 1956 को राष्ट्रीयकरण किया गया था। और 1956 जून में क्या हुआ था? जीवन बीमा कंपनी अधिनियम आया था, LIC एक्ट आया था और इसमें 5 करोड़ निवेश किया गया। कितना निवेश किया गया? 5 करोड़ रुपए निवेश किया गया और कुल 245 कंपनियां लाई गई। कितनी लाई गई? 245 कंपनियां लाई गई। लाएगी का मतलब क्या है? इनका विलय किया गया था, इनको मिलाया गया था और एक ही कंपनी मात्र बनाएगी जिसका नाम रखा गया LIC। आपने अभी भी सुना होगा LIC, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, तो ये इनका रहता है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है ये LIC। और LIC क्या करती है? तो यह जीवन बीमा कंपनी अधिनियम LIC एक्ट के तहत जब इसमें 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट करके 245 कंपनियों को विलय कर दिया गया था और इनको मिलाकर केवल एक कंपनी बनाई गई थी जिसका नाम रखा गया था LIC रखा गया था। याद कैसे करना है? आपको सिंपल सा याद रखना है कि 1956। अच्छा, आपको एक कमेंट बताना है कि 1956 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि एक या दो राज्यों के लिए एक सिंगल राज्यपाल हो सकता है या हाई कोर्ट हो सकते हैं। ऐसा कौन सा संशोधन हुआ था तो जिसमें यह निर्णय लिया गया था? आप कमेंट में बताइए। और आपके ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। आपके ये ऑप्शन है, तो आप इनको कमेंट में बताइए कौन सा संशोधन हुआ था 1956 में जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि एक राज्य या एक से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल और एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। तो ये निर्णय लिया गया था। तो कमेंट में बताइए जल्दी से जल्दी आप लोग। फिलहाल अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। 1956 में क्या किया गया था? जीवन LIC एक्ट आया। 1956 में क्या आया? 1956 में LIC एक्ट आया। LIC एक्ट में कितना निवेश किया गया? 5 करोड़ निवेश किया गया। 5 करोड़ निवेश करने के बाद में कितनी कंपनियां मिलाएंगी? 245 कंपनियां मिलाएंगी, विलय की गई और 245 कंपनी मिलाकर क्या बनी? LIC बनी, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। और इसका निर्माण किया गया, इसका मतलब राष्ट्रीयकरण किया गया। LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनाई गई। और इसको कब बनाई गई थी? तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनाई गई थी 1 सितंबर 1956 को। याद रखना होगा, जून में एक्ट आया था। देखिए, सबसे पहले 19 जनवरी 1956 को क्या हुआ था? एक अधिनियम पारित हुआ था। ये देखिए आप, एक अध्यादेश जारी किया गया था जिसमें राष्ट्रीयकरण की बात की गई थी, बीमा का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। इसके बाद में LIC एक्ट आया जून 1956 में। 5 करोड़ निवेश किया गया, 245 कंपनियां मिलाएंगी, एक LIC कंपनी बनाएगी। कब बनाएगी? 1 सितंबर 1956 को बनाएगी। और इसके तहत अब हम बात करते हैं जनरल इंश्योरेंस की। अब यहाँ पर आपने देखा होगा इसके तहत क्या होता है? इसके तहत होता है कि आप लोग इसमें ज़्यादातर लोग, कुछ काफ़ी लोगों के या लोगों के घर वालों के, आप लोगों के या फिर आप लोगों के घर वालों के बीमा भी यहाँ पर होंगे, कहीं ना कहीं बीमा भी होंगे। तो ये क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, ये जीवन बीमा ही करती है। इसके बाद में हम बात करते हैं जनरल इंश्योरेंस, आम बीमा की बात करते हैं। तो आम बीमा में देखिए 1850 में भारत की पहली आम बीमा कंपनी बनाएगी टाइटन इंश्योरेंस कंपनी। कौन सी इंश्योरेंस कंपनी बनाएगी? टाइटन इंश्योरेंस कंपनी बनाएगी। 1907 में इंडिया मर्चेंटाइल इंश्योरेंस कंपनी बनाएगी और यह समस्त आय बीमा करने वाला प्रथम कंपनी थी, समस्त आम बीमा करने वाली प्रथम कंपनी थी जो 1907 में बनाई गई थी। 1957 में आम बीमा परिषद की स्थापना की गई थी। आम बीमा परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1957 में की गई थी। इसमें आम बीमा के कई आयात निर्धारित किए गए। 1972 में आम बीमा कंपनी राष्ट्रीयकरण अधिनियम पारित किया गया और 1 जनवरी 1973 को राष्ट्रीयकरण किया जाता है।
1972 में देखिए क्या हुआ था, आम जीवन बीमा राष्ट्रीयकरण अधिनियम पारित होता है। लेकिन 1 जनवरी 1973 में क्या हो जाता है, 1 जनवरी 1973 में राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है, नेशनलाइजेशन कर दिया जाता है। और कितनी कंपनियों को मिलाकर किया जाता है, तो 107 कंपनियों को मिलाकर 4 कंपनियां बनाई जाती हैं। वो 4 कंपनियां कौन कौन सी हैं, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। और इनके लिए केवल एक ही इनका जो प्रमुख होता था, हेड होता था, वो कौन होता था, हेड होता था जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। जो आम बीमा परिषद है 1973 में जिसकी स्थापना हुई थी, तो ये इसका हेड होता था, इन चारों कंपनियों का हेड होता था। इसके बाद में नोट में देखिए पॉइंट दिया गया है, 1971 में जनरल इंश्योरेंस कंपनी बनाई गई और 1973 में यह कंपनी आम बीमा को नियंत्रित करने के लिए जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में बदल गई। 1971 में जब जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बनी थी तब यह जनरल इंश्योरेंस कंपनी के तौर पर बनाई गई थी, लेकिन 1973 में यह परिषद के तौर पर निकलकर सामने आई। इसके बाद में 2002 में जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी को आम बीमा कंपनी से अलग कर दिया गया। 2002 से पहले क्या होता था कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी को आम बीमा कंपनी के साथ ही मिलाया कर रखा जाता था, लेकिन अब क्या है, आम बीमा कंपनी से अलग कर दिया गया और यह पुनर्बीमा संस्थान बन गया। कैसा बन गया, पुनर्बीमा संस्थान बन गया। और मल्होत्रा समिति कब आई थी, 1993 में आई थी। इन्होंने इनकी रिपोर्ट की सिफारिशों के बाद 1999 में बीमा उद्योग को विनियमित करने और विकसित करने के लिए एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण IRDAI का गठन किया जाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आपको याद क्या रखना, देखिए यहाँ से हम बताने की कोशिश करते हैं। ये जो थोड़ा सा फ्लो चार्ट बनाया है, मल्होत्रा कमेटी कब आई थी, 1993 में। रिपोर्ट कब की थी, 1994 में। सुझाव किसका दिया था, नियामक प्राधिकरण बनाने का सुझाव दिया था कब, 1999 में। 1999 में सुझाव दिया था, IRDAI तब बना। देखिए पहले क्या दिया, सुझाव दिया और 1994 में सुझाव दिया, रिपोर्ट दिया, लेकिन 1999 में IRDAI की स्थापना कर दी, बन गया, बन के तैयार हो गया। इसके बाद में टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस को देखते हैं, जीवन बीमा के प्रकार देखते हैं। तो टर्म इंश्योरेंस होता है, होल लाइफ इंश्योरेंस होता है, इंडोमेंट पॉलिसी होती है, मनी बैक प्लान्स होता है, चाइल्ड प्लान्स होते हैं, एन्युटी प्लान्स होता है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। तो टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है, इसमें केवल निश्चित समय के लिए दुर्घटना पर बीमा को राशि मिलती है। इसमें क्या है, अगर आप टर्म इंश्योरेंस बीमा लेते हैं तो उसमें टर्म एंड कंडीशन जो होगी, जैसे आपने कोई बीमा लिया तो आपने बीमा क्या लिया, 18 से 40 वर्ष की आयु तक बीमा लिया। अब इसमें क्या है, आपने 18 से 40 वर्ष की आयु तक आप पर ईयर कुछ रुपए जमा कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है, आपको जब निश्चित समय में जो 18 से 40 वर्ष की जो निश्चित आयु है, इसके बीच में अगर आपके के साथ कोई दुर्घटना होती है, आपका एक्सीडेंट वगैरह होता है, कुछ भी होता है, तभी आपको बीमा का रुपए वापस मिलेगा, अन्यथा आपको रुपए वापस नहीं मिलेगा। तो ये कैसा है, टर्म इंश्योरेंस है। इसमें टर्म एंड कंडीशन रख दी गई है कि निश्चित समय के लिए जब तक आप बीमा चला रहे हैं तब तक ही आपको बीमा का फायदा होगा, तब तक ही आपको बीमा के रुपए वापस किए जाएंगे, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो ये क्या होता है, टर्म इंश्योरेंस बीमा होता है, समय बीमा होता है। इसके बाद में होल लाइफ इंश्योरेंस बीमा कैसा होता है, इसमें समय का निर्धारण नहीं बल्कि पूरे जीवन के लिए बीमा किया जाता है। इसमें कोई भी समय का निर्धारण नहीं किया जाता है, आप समय का यहाँ पर निर्धारण नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 1 साल से लेकर जब तक आप जी रहे हैं, जीवित होने तक, जब तक आप जीवित हैं तब तक इसमें बीमा, इसके तहत बीमा किया जा सकता है और आपको इसका फायदा भी मिलेगा। इसके बाद में इंडोमेंट पॉलिसी के बारे में देखते हैं। तो टर्म इंश्योरेंस की तरह ही है ये कैसी है, ये टर्म इंश्योरेंस की तरह ही है, लेकिन इसमें टर्म पूरा होने के बाद भी निर्धारित राशि वापस, मान लीजिए 18 से 40 वर्ष में क्या किया गया है, आपका टर्म हो गया है, इसमें आपने टर्म इंश्योरेंस किया है, तो इसमें आपको जब ही ये रुपए कुछ धनराशि वापस मिलेगी जब तक आपका कोई एक्सीडेंट या आपके साथ कोई दुर्घटना नहीं हो जाती है। लेकिन इंडोमेंट पॉलिसी में क्या होता है, इसमें आपको 18 से 40 वर्ष तक का आपका टर्म इंश्योरेंस की तरह वर्क कर रहा है। इसके बाद में अगर आपकी जो 40 से एज क्रॉस हो रही है, 40 की आयु आपकी क्रॉस हो रही है, तो आपको उसके बाद में कुछ रुपए वापस कर दिए जाएंगे। तो ये क्या होता है, इंडोमेंट पॉलिसी होती है। मनी बैक प्लान क्या होता है, तो यह समय के अंतराल पर धन वापस मिलता रहता है। मनी बैक क्या है कि आपको मतलब जैसे कि मान लीजिए 16 साल के लिए आपने बीमा चलाया, 16 साल के लिए आपने बीमा चलाया, 16 साल के लिए बीमा किया। अब 16 साल में आपको 8 साल तो पूरा भरना है, आपने जितने भी रुपए लगाए हैं। जैसे मान लीजिए आपको 1000 रुपए पर ईयर भरना है, तो 8 साल तक तो 1000 रुपए पर ईयर भरने हैं। लेकिन 8 साल के बाद में जो 9 से 16 तक की जो ईयर होगी बीच में, इसमें आपको कुछ ना कुछ समय के अंतराल में आपको रुपए वापस मिलता रहेगा, कुछ ना कुछ रुपए वापस मिलता रहेगा। तो ये क्या होता है, मनी बैक प्लान्स होता है। तो कोई आपको
एक समय अंतराल दे दिया जाएगा कि आपको हर एक साल छोड़ के एक साल बाद आपको रुपए वापस मिलेगा इतना, तो ये एक समय अंतराल दे दिया गया, मनी वापस मिल जाएगी। तो ये समय अंतराल हो गया, मनी बैक प्लान्स हो गया है। इसके बाद में अगर चाइल्ड प्लान्स की बात करें तो यह बच्चों के लिए किया जाता है। एन्युटी प्लान की बात करें तो यह ULIP 1971 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा चालू किया जाता है और इसमें बीमा के साथ निवेश हो जाता है। जैसे कि आप प्रीमियम आपकी 15,000 रुपये है, मान लीजिए आपकी प्रीमियम 15,000 रुपये है, तो 15,000 में 10,000 तो इंश्योर के होंगे और 5,000 आपको क्या इन्वेस्टमेंट होगा, आपका इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये इसमें क्या होता है, इसमें हो जाता है एन्युटी प्लान में हो जाता है कि आपका कुछ ना कुछ रुपये निवेश कर दिया जाता है। अगर आम बीमा की बात करें तो मोटर बीमा, गृह बीमा, अग्नि बीमा, यात्रा बीमा, ऐसे विभिन्न प्रकार के बीमा है जो कि आम बीमा के अंतर्गत आते हैं। अब इंश्योरेंस इंटरमीडिएटर की मीडियारिस की बात करें तो क्या है, इसमें एक एजेंट होगा, व्यक्तिगत, कारपोरेट और या बैंक का दलाल होगा। एक तो व्यक्तिगत एजेंट होगा और एक हो सकता है आपका कारपोरेट एजेंट हो सकता है जो कि बैंक का दलाल भी हो सकता है। इसके बाद में आपका सेकेंड नंबर पे इंश्योरेंस, इसके बाद में इंश्योरेंस मेकिंग मार्केटिंग फर्म होनी चाहिए। इसके बाद में आपका क्या होगा, बीमा कंपनी और उपभोक्ता के मध्य सेतु का काम करता है। ये कौन करता है, बीमा मध्यस्थ, बीमा कंपनी और उपभोक्ता के मध्य, बीमा कंपनी और उपभोक्ता के मध्य सेतु का काम करता है बीमा मध्यस्थ। इसके बाद में जब इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म होगी तो इसके पास आपके पास सर्वेक्षक होना चाहिए, लेकिन यह व्यवसाय की खरीद में शामिल नहीं है, यह नुकसान का आकलन करता है। क्योंकि यह सर्वेक्षक व्यवसाय की खरीद में शामिल ही नहीं होता है, तो इसीलिए इसमें जो भी खर्चा आता है इसको सैलरी देनी पड़ती है। तो ये क्या करता है, नुकसान का आकलन करता है। किसका आकलन करता है, नुकसान का आकलन करता है। अब हम एजेंट की बात करें तो व्यक्तिगत एजेंट जो बीमा करता है, पुनरुद्धार करता है और इसे लाइसेंस प्राप्त होता है, उसे हम एजेंट कहते हैं। कैपिटल कंपोजिट इंश्योरेंस एजेंट, समग्र बीमा एजेंट क्या है, यह सभी प्रकार के बीमा करता है। जनरल इंश्योरेंस, आम बीमा, लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा। तो ये एक प्रकार का कंपोजिट इंश्योरेंस एजेंट हो गया है। कारपोरेट एजेंट की बात करें तो व्यक्ति ना होकर कोई बैंक या फर्म का दलाल होना या बैंक या फर्म में काम करने वाला व्यक्ति होता है कारपोरेट एजेंट। इसके बाद में इंश्योरेंस ब्रोकर की बात करें तो इंश्योरेंस ब्रोकर यह है IRDAI के द्वारा लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति बीमा कंपनियों के साथ आय अनुबंध की व्यवस्था करता है और यह एक पे अधिक कंपनी का प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद में अदर टर्म्स के बारे में देखते हैं तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, बीमा कॉन्ट्रैक्ट और इसके बाद में इंश्योरेंस प्रपोजल, बीमा प्रस्ताव। द कवर नोट क्या होता है, तो यह तत्काल कवरेज प्राप्त करने को कहते हैं और यह पॉलिसी में आने में टाइम लगता है। तो क्या होता है, क्योंकि पॉलिसी में आने में टाइम लगता है। आपने जैसे मान लीजिए कोई बीमा कराया है, तो आपने अगर बीमा कराया है तो पॉलिसी ऐसा तो है नहीं कि आपको तुरंत दे दी जाएगी, क्योंकि हेड ऑफिस जाएगी, हेड ऑफिस के बाद में इंक्वायरी होगी, उसमें देखा जाएगा क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं, आपने कौन कौन सी टर्म एंड कंडीशन मांगी हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ होती हैं, बहुत से काम होते हैं। तो हेड ऑफिस जाने के बाद में इसमें लगभग 7 से 8-10 दिन का टाइम लग जाता है। तो इसी वजह से एक कवर नोट दिया जाता है कि आपको ये पता चले कि आपका भी बीमा है। तो एक कवर नोट दिया जाता है, पॉलिसी आने के टाइम तक ये लगता है कवर नोट। इसके बाद में इसमें अंतरिम सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है, अंतरिम सुरक्षा प्रदान करता है। मान लीजिए आपने जनरल इंश्योरेंस आम बीमा कराया, आपने मोटरसाइकिल का आम बीमा कराया और ऐसा तो है ना कि आपका आज बीमा खत्म हुआ और आज ही आपको पॉलिसी मिल गया, तो ऐसा पॉलिसी तो नहीं मिलेगी, बॉन्ड तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपने बीमा तो करा लिया है। तो आपको इसकी एक स्लिप के तौर पर कवर नोट दे दी जाएगा बताने के लिए कि हाँ आपने बीमा कराया है। कल को मान लो आज आपने बीमा कराया और आपको कुछ नहीं मिला, क्योंकि बीमा की पॉलिसी यानी 7 से 8 दिन लगेंगे और कहीं पर आसपास चेकिंग लगी या फिर कुछ भी हो जाता है बाई चांस, तो उसमें क्या होता है, पूछा जाएगा कि आपका बीमा के कागज कहाँ है। तो आप क्या दिखाएंगे, क्योंकि बीमा तो आप कहेंगे बीमा करा लिया लेकिन अभी पॉलिसी नहीं मिली, तो ये तो आप कह नहीं सकते। तो इसके लिए आपको रिसिप्ट होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, कवर नोट बोलते हैं। कवर नोट इसीलिए होता है जिससे कि पता चल सके कि हाँ बीमा कराया गया है लेकिन अभी बस पॉलिसी या बॉन्ड नहीं आया है। इसके बाद में पॉलिसी के बारे में देखते क्या होते हैं। यह दस्तावेज होता है जो बीमा के अनुबंध में प्रस्ताव स्वीकार करने का प्रभाव है। यह 1 महीने के भीतर बीमा कंपनी को पॉलिसी जारी कर दी जानी चाहिए। मान लीजिए किसी भी बीमित ने बीमा कराया है, बीमाकर्ता से बीमा कराया है, तो 1 महीने के अंदर कंपनी को पॉलिसी जारी कर देनी चाहिए, जिससे कि उस व्यक्ति के पास पहुंचे, उस बीमित व्यक्ति के पास पहुंचे जिसने बीमा कराया है। इसके बाद में पॉलिसी के बारे में देखते क्या होते हैं। यह दस्तावेज होता है जो बीमा के अनुबंध में प्रस्ताव स्वीकार करने का प्रभाव है। यह 1 महीने के भीतर बीमा कंपनी को पॉलिसी जारी कर दी जानी चाहिए। मान लीजिए किसी भी बीमित ने बीमा कराया है, बीमाकर्ता से बीमा कराया है, तो 1 महीने के अंदर कंपनी को पॉलिसी जारी कर देनी चाहिए, जिससे कि उस व्यक्ति के पास पहुंचे, उस बीमित व्यक्ति के पास पहुंचे जिसने बीमा कराया है।
यहीं पर बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, बीमा अनुबंध के भाग के बारे में बात करते हैं। तो 5 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? पहला तो होता है घोषणा। मतलब क्या है कि बीमा धारक की पहचान, संपत्ति, कवरेज का प्रकार, अनुबंध अवधि, बीमा राशि और प्रीमियम से संबंधित जानकारी शामिल है। मतलब क्या है कि आपने कोई भी फॉर्म भरा है, कोई भी बीमा का अगर आपने बीमा करवाया होगा तो कोई ने फॉर्म भरा होगा, फॉर्म फिल किया होगा, तो उसमें पहले ही डिक्लेरेशन दिया रखा होता है कि मतलब हम जो भी करेंगे सब कुछ सही जानकारी के हिसाब से, बीमा धारक की पहचान से, संपत्ति से, कवरेज के प्रकार से, क्या क्या कवरेज किया जाएगा, इसके बाद अनुबंध की अवधि, क्या क्या अनुबंध लगाए जाएंगे उनकी अवधि, साथ ही में बीमा राशि, कितनी बीमा राशि है और कितनी प्रीमियम से संबंधित जानकारी है, प्रीमियम आपको कितना मिलेगा, कितने % आपको ब्याज मिलेगा, या फिर कहा कब तक आपको ये मिल जाएगा और ये पॉलिसी कितने दिन तक पूरी हो जाएगी, कब तक रुपए मिलना स्टार्ट हो जाएगा, कब रुपए मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो ऐसी सभी जानकारियाँ इसमें दी गई होती हैं, इंश्योरेंस एग्रीमेंट में दी गई होती, सॉरी घोषणा में दी गई होती हैं। इसके बाद में इंश्योरेंस एग्रीमेंट की बात करते हैं, बीमा समझौता की बात करते हैं। तो यह बीमा समझौता एक प्रकार का ऐसा समझौता होता है जिसमें बीमा करता भुगतान किए गए प्रीमियम के बदले में जो वादा करना चाहता है वह सभी वायदा को इसी में आएंगे या इन्हीं सेवाओं को इसी में आएंगे। किस में आएंगे? इंश्योरेंस एग्रीमेंट में आएंगे। जो भी इंश्योरर है, जो भी वादा करना चाहता है, जो भी कस्टमर से वादा करना चाहता है, वो सभी किसमें? इंश्योरेंस एग्रीमेंट में आ जाते हैं। इसके बाद में एक्सक्लूजन एंड लिमिटेशन, बहिष्करण और सीमाओं के बारे में देखते हैं। तो इसमें सीमाएं निर्धारित की गई जाती हैं कि इस स्थिति में आपको क्या हो नहीं मिलेगा या वादे नहीं पूरे किए जाएंगे। अनुबंध, तो एक्ट ऑफ गॉड क्या है? देखिए, अनुबंध नामित खतरों के आधार पर भी हो सकता है। एक्ट ऑफ गॉड मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी दुर्घटना है जो भगवान के या प्रकृति के द्वारा की गई तो उसे हम एक्ट ऑफ गॉड बोलते हैं। तो अनुबंध नामित खतरों के आधार पर भी हो सकता है। तो उससे संबंधित जो भी शर्तें होंगी तो वो इसी में लिखी होंगी, एक्ट ऑफ गॉड। इसके बाद में बाइंडर्स में देखिए क्या है, अस्थायी बीमा अनुबंध होता है। लेन देन के बारे में जैसे दिनांक, राशि, बीमा धारक का नाम और कवर शामिल होता है। आप जैसे बीमा की राशि पर डे मतलब पर डे के हिसाब से या फिर कैसे भी जमा कर रहे हैं ईयर के हिसाब से, तो उसमें आपको एक स्लिप दी जाती होगी, एक अनुबंध दिया जाता होगा जिसमें नाम, दिनांक, राशि, बीमा धारक का नाम वगैरह ये सब चीज़ें शामिल होती है। कवर शामिल होता है कि कब तक आपको रुपए देने होंगे और आपके कितने रुपए जमा हो गए, तो ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। इसके बाद में अगला जो हमारा आता है बीमा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। तो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस क्या है? पूर्ण विश्वास का सिद्धांत, बीमा योग्य हित सिद्धांत, योगदान का सिद्धांत, निकटतम कारण का सिद्धांत, हानि को कम करना, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, अधिकार समर्पण का सिद्धांत। ये सभी क्या है? बीमा के सिद्धांत हैं। इसके बाद में क्षतिपूर्ति का सिद्धांत देखिए क्या कहता है, बीमा कंपनी बीमा धारक को कवर किए गए नुकसान की स्थिति में नकद निपटान के साथ मुआवजा देगी। जितना नुकसान उतनी ही क्षतिपूर्ति, जितना ही नुकसान होगा उतनी ही क्षतिपूर्ति की जाएगी। मान लीजिए आपका 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ और आपका उस चीज़ का बीमा था। मान लीजिए आपकी कोई एक शॉप थी और शॉप में काफ़ी सामान भरा हुआ था और उस सामान में केवल आपका 1 लाख रुपए का नुकसान हो रहा, बाकी 4, 5 या 6 लाख या 10 लाख जो भी रुपए है वो बच जाता है। तो बीमा कंपनी, और आपने उस दुकान का बीमा कराया होगा, तो बीमा कंपनी केवल उतने को ही पेमेंट करेगी, उतने का ही पेमेंट करेगी जितना आपको नुकसान हुआ था। यानी 1 लाख का नुकसान हुआ था तो 1 लाख ही पेमेंट करेगी। इसके बाद में अगला देखिए क्या है, निकटतम कारण या आसन्न कारण का सिद्धांत है। यह घटना के प्रथम कारण की जांच की जाती है, इसके अनुसार कंपनी कार्य करती है और यह कंपनी बीमा धारक की भरपाई की जाती है। बीमा योग्य हित का सिद्धांत, तो बीमा योग्य हित का सिद्धांत क्या कहता है? यह सिद्धांत कहता है बीमा धारक जिसके लिए बीमा करने या लेने जा रहा है उसके बीच में संबंध होना चाहिए। बीमा धारक जिसके लिए बीमा करने या लेने जा रहा है तो उसके बीच में क्या होना चाहिए? आपस में संबंध होना चाहिए, जिससे और से अधिक लोग बीमा कराएं। योगदान का सिद्धांत क्या है? तो अंशदान का सिद्धांत बताता है यदि नुकसान होता है तो उसमें आपने एक से अधिक पॉलिसी तो ली है, तो मतलब क्या है कि अगर आपने एक से अधिक पॉलिसी ली है तो सभी लोग मिलकर क्या करेंगे? आपको उसने ही नुकसान की भरपाई कर देंगे। जैसे मान लीजिए आपने 4 पॉलिसी लगभग ली हैं तो सभी लोग क्या करेंगे? आपका जो भी नुकसान हुआ तो चारों लोग मिलकर इस नुकसान की भरपाई कर देंगे। तो ये होता है योगदान का सिद्धांत, होता है सभी लोग आपस में योगदान करके भरपाई कर देते हैं। इसके बाद में मिटिगेशन, समन का सिद्धांत क्या कहता है? समन का सिद्धांत कहलाता है, यह सिद्धांत कहता है कि जब कोई दुर्घटना हो जाती हो तो अनुसूचित के दौरान नुकसान को कम करने के लिए, नुकसान को कम होने
कितना प्रयास किया गया है। अब जैसे मान लीजिए क्या है, समन का सिद्धांत आपको ऐसे समझाते हैं कि मान लीजिए आपकी कोई एक शॉप है, आपने उसका बीमा कराया है, और इस शॉप में अचानक से आग लग जाती है, और आपने क्या सोचा कि चलो बीमा तो कराइए, आग लगेगी हम बिल दिखा देंगे और इतना तो हमें रुपये मिल जाएगा। तो ये चीज़ इसके अंतर्गत नहीं आती। इसके अंदर क्या है बताया गया कि अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो रही है, आपके शॉप में आपने जो भी आम बीमा कराया है, तो उसमें कोई ऐसी दुर्घटना हो रही है जिसमें नुकसान होने वाला है, तो आप उस नुकसान को कितना कम करने में सक्षम हैं, मतलब आप कितना अधिक से अधिक कम कर सकते हैं उस नुकसान को, तो ज़्यादा ये सब चीज़ें भी देखी जाती हैं। अगर आपने कोशिश की होगी कम करने की तो वो भी पता चल जाता है। तो इससे क्या है, बीमा कंपनी को आसानी होती है बीमा देने के लिए। अगर आपने बिल्कुल कोशिश ही नहीं की है तो इस ऐसी स्थिति में बीमा कभी कभी रद्द भी कर दिया जा सकता है। तो ये क्या, क्लेम को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। आप अगर बीमा क्लेम करेंगे, इंश्योरेंस क्लेम करेंगे, तो ये अस्वीकृत कर दिया जाएगा। इसके बाद में पूर्ण विश्वास का सिद्धांत देखिए क्या कहते हैं, परम सद्भावना का सिद्धांत क्या कहता है। इसके अनुसार बीमित और बीमाकर्ता को सब सही सही घोषणा की जानी चाहिए, मतलब एक दूसरे को, दोनों को सब सही सही बताना चाहिए कि आखिर इसमें क्या है, इसमें क्या की चीज़ की प्रायोरिटी रखी गई है और किस प्रकार से इसमें मतलब सारी चीज़ें जानकारी दी जानी चाहिए, आपको कितना बाद में मिलेगा, सारी जानकारी इसमें दी जाती है। इसके बाद में अधिकार समर्पण का सिद्धांत देखिए क्या कहता है, डॉक्ट्राइन ऑफ सब्रोगेशन क्या कहता है। तो इसके अनुसार बीमाकर्ता को तीसरे पक्ष के क्षतिपूर्ति का पीछा करने की अनुमति देता है जिससे कवर की गई बीमा हानि हुई है, कवर की गई बीमा हानि हुई है। मतलब क्या है, ये आपस में दो कार जा रही हैं, तो आपस में दो कार जा रही हैं और ये दोनों आपस में टकरा जाती हैं, यहाँ पर एक टकरा जाती हैं और बहुत ज़्यादा एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है दोनों कार में। और यहाँ इन दोनों कार में रहने वाले ड्राइवर लोग या फिर कुछ भी लोग हैं, जो भी व्यक्ति हैं, यहाँ इनमें एक एक पर्सन बैठा है, ये दोनों भी घायल हो गए, साथ में कार भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, कार में भी। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, तो ये अधिकार समर्पण का सिद्धांत ये कहता है कि मान लीजिए एक व्यक्ति तो सही है, लेकिन दूसरा व्यक्ति, जो इधर वाला व्यक्ति है, वो ज़्यादा घायल हो गया, इसकी कार भी ज़्यादा डैमेज हो गई है। तब ये क्या करेगा, तब ये इससे रुपये मांगेगा, मतलब ये बीमा क्लेम करेगा, अपना इंश्योरेंस क्लेम करेगा, इससे रुपये नहीं मांगेगा, ये नहीं कह सकते। ये बीमा क्लेम करेगा, इंश्योरेंस क्लेम करेगा, और ये भी बीमा कराया होगा। ये मान लीजिए ये कराया है जनरल इंश्योरेंस से कराया, आम बीमा कंपनी से कराया है, इसने मान लीजिए कराया LIC से कराया है, इसने खुद का बीमा। अब यहाँ पर क्या होगा, या फिर आप कैसे कह लीजिए बजाज से कराया है, कुछ भी कह लीजिए। अब इसमें ये क्या होगा, जब ये चीज अपने क्लेम करेगा तो ये देखेगा सामने वाला क्या बीमा कराया हुआ है। अगर ये बीमा कराया हुआ है तो ये वाली कंपनी है, बजाज है, वो इस वाली कंपनी से रुपए लेगी और इसको देगी, इससे इसकी भरपाई करेगी। तो ये अधिकार समर्पण का सिद्धांत कहलाता है। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप हमें नोट्स लेने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 7905407400 पर। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, बाथम आकाश _6, ये हमारा इंस्टाग्राम है, तो यहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए आकाश ग्लोबल स्टडीज़ को। अधिक जानकारी के लिए और नोट्स के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए क्या आता है, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI के बारे में पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। 1999 में बीमा नियामक विकास प्राधिकरण विकास अधिनियम द्वारा स्थापित एक वैधानिक एजेंसी है। मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। एक स्वतंत्रता निकाय के रूप में की गई थी और 2001 में इसका मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में स्थानांतरित कर दिया गया। कहाँ से स्थानांतरित किया गया था, हैदराबाद तेलंगाना में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके बाद में कर दिया गया IRDAI का मुख्य लक्ष्य बाजार की वित्तीय चिस्ता की गारंटी देते हुए अधिक उपभोक्ता पसंद और उचित मूल्य निर्धारित के माध्यम से ग्राहकों की संतुष्टि में सुधार करने के लिए बीमा क्षेत्र के प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए ये सभी इसके उद्देश्य हैं। इसके बाद में 1938 का बीमा अधिनियम भारत के बीमा उद्योग को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कानून है। 1938 का बीमा अधिनियम भारत के बीमा उद्योग को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कानून है, जो IRDAI को नियम बनाने का अधिकार देता है, जो क्षेत्र की संस्थाओं के पालन के लिए नियामक ढांचा निर्धारित करता है। अन्य अधिनियम जैसे 1963 का समुद्री बीमा अधिनियम और 1991 का सार्वजनिक योग्यता बीमा अधिनियम बीमा व्यवसाय और कार्यों के कुछ क्षेत्रों को नियंत्रित करते हैं। क्या करते हैं, बीमा व्यवसाय
व्यवसाय और कार्यों के कुछ क्षेत्रों को भी नियंत्रित करते हैं। इसके बाद में IRDA के बारे में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दी हैं। अब इसकी संरचना देखिए तो 10 सदस्यीय निकाय होती है। 10 सदस्यीय में एक अध्यक्ष होता है, 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और 4 अंशकालिक सदस्य होते हैं। जो एक अध्यक्ष होता है इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। पुनर्नियुक्त किया जा सकता है, ये पात्र होता है पुनर्नियुक्त के। और आयु अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, तब यह वापस से अध्यक्ष बन सकता है, पुनर्निर्वाचन किया जा सकता है। पूर्णकालिक सदस्य भी पुनर्नियुक्त कर एक बार वापस से दोबारा अपॉइंट करने के लिए पात्र होते हैं और इनका भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन अंशकालिक जो सदस्य होते हैं ये पुनर्नियुक्ति के लिए पास नहीं होते हैं, मतलब पात्र नहीं होते हैं। उद्देश्य क्या है आरडीए का? तो बीमा की पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना, बीमा उद्योग का क्रमबद्ध विनियमन, संशोधन तथा संबंधित व आकस्मिक मामलों पर कार्य करता है। शासनादेश भारत में बीमा और पुनर्बीमा उद्योगों को विनियमित और लाइसेंस देने का अधिकार सौंपा गया। कार्य इसके क्या है? आईआरडीए के कार्य क्या है? तो आईआरडीए के कार्य हैं पंजीकरण को रद्द करना तथा संशोधन करना, पॉलिसी धारकों को हित की रक्षा करना, बीमा दावे का निपटान, बीमा कंपनी के एवं बीमा ग्राहकों के बीच विवाद निपटाना, टैरिफ सलाहकार समिति का कामकाज तथा निगरानी। इसके बाद में बीमा अधिनियम की धारा 114A के तहत बीमा उद्योग के लिए नियम बनाता है। बीमा उद्योग के लिए नियम बनाता है। वर्ष 2000 से नियमों के अनुसार नई बीमा कंपनियों को पंजीकृत किया गया है। नई बीमा कंपनियों को कैसा किया गया? पंजीकृत किया गया है। यह IRDAI वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। बीमा लोकपाल नियम 2017, इसके बारे में देख लेते हैं। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 द्वारा प्रदत्त सरकार शक्तियों का उपयोग करते हुए और शिकायत निवारण अधिनियम 1998 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा बीमा लोकपाल का कार्यक्रम स्थापित किया गया और बीमा लोकपाल का नियम 2017 में रखे गए थे। कब रखे गए थे? नियम 2017 में रखे गए थे। लोकपाल का चयन बीमा उद्योग, सिविल सेवा, प्रशासनिक सेवा या न्यायिक सेवा के अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में किया जाता है। चयन क्या है? चयन समिति द्वारा IRDAI के अध्यक्ष उस चयन समिति के अध्यक्ष होंगे। बीमा कर्ताओं की कार्यकारी परिषद से जीवन बीमा परिषद और सामान्य बीमा परिषद को एक प्रतिदिन क्या कर दिया जाता है? प्रतिनिधित्व रखा जाता है। एक प्रतिनिधि रखा जाता है। बीमा कर्ताओं को कार्यकारी परिषद में जीवन बीमा परिषद और सामान्य बीमा परिषद का एक प्रतिनिधित्व रखा जाता है। भारत सरकार का एक प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव पद के नीचे होता है, नीचे का ना हो, यह होता है। कैसा होता है? भारत सरकार का एक प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव पद से नीचे का ना हो, तो उसे ही प्रतिनिधि रखा जाता है। कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष का कार्यकाल होता है और वापस से अपॉइंट किए जा सकते हैं। अधिकतम आयु कितनी है? 70 वर्ष इसमें अधिकतम आयु रखी गई है। मध्यस्थता और परामर्श की बात करें तो लोकपाल अब उन मामलों से संबंधित परामर्शदाता और मध्यस्थता के रूप में कार्य करेगा जहां विवाद के लिए पक्षों को लिखित सहमति है। पक्षों की कैसी सहमति? लिखित सहमति है। शिकायत निवारण की बात करें तो IRDAI किसी भी समय बीमा मामलों से संबंधित किसी भी शिकायत या विवाद का लोकपाल के पास भेज सकता है। इसके बाद में इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं क्या है। अमेरिका में बीमित जीवन के आधार पर मृत्यु संख्या सारणी सन 1868 में तैयार हुई, जिसे अमेरिकन एक्सप्रेस टेबल कहा जाता है। 1996 में हैंड इन हैंड नामक एक अग्नि बीमा संस्था स्थापित हुई थी। इसके बाद में समुद्री बीमा व्यावसायिक रूप इटली में 1523 ईस्वी में एक अध्यादेश से लागू हुआ, जिसे ऑर्डिनेंस फ्लोरेंस कहते हैं। ऑर्डिनेंस फ्लोरेंस किसे कहते हैं? 1523 ईस्वी में समुद्री बीमा व्यावसायिक रूप से इटली में लागू होता है, अध्यादेश में लागू होता है, तो इसे ऑर्डिनेंस फ्लोरेंस कहते हैं। राष्ट्रीय बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1972 पारित हुआ। इसमें 1 जनवरी 1973 को लागू किया गया था। भारतीय सहकारी समिति 1912 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत सहकारी समितियों का उल्लेख होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7905407400, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर बाथम आकाश
_6। तो यहाँ पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए और पीडीएफ के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, कल आपका कंप्यूटर की क्लास रहने वाली है, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, कल की वीडियो पाने के लिए, कंप्यूटर की क्लास पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है आकाश ग्लोबल स्टडीज़। आकाश ग्लोबल स्टडीज़ को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें और तैयारी अच्छे से करते रहें। अच्छे से पेपर को करें। और 2 जुलाई को जब पेपर होगा, इससे पहले 30 तारीख को या 1 तारीख को हम एक सेशन रखने वाले हैं। और आप लोग सेशन में अगर जुड़ना चाहते तो आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करिए। व्हाट्सएप नंबर मैंने पहले ही प्रोवाइड कर दिया है। और अधिक जानकारी के लिए और क्विज देने के लिए, डेली क्विज देने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं। आकाश ग्लोबल स्टडीज़ के नाम से ग्रुप होगा, यहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइए। यहाँ से आपको डेली क्विज कराए जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें।